हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कमर एजू इनपुट से। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। ट्वेल्थ चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स भी उससे मिलती जुलती ही चीज है, लेकिन जस्ट हम यहाँ पे फील्ड चेंज कर रहे हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था। बाकी हम वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये कहा था कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस एरिया से या वेक्टर एरिया से या जो एरिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा होगा उसमें से जितनी लाइंस पास होंगी वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसी तरह हमने मैग्नेटिक फ्लक्स में ये कहना है कि अगर हम एक एरिया रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही मेजर की जाती है, तो अगर हम किसी जगह पर मैग्नेटिक फ्लक्स की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर करना चाहते हैं तो हम वहां पे फ्लक्स मेजर करेंगे। तो फ्लक्स कैसे मेजर करेंगे कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो आप क्या करेंगे कि एक एरिया परपेंडिकुलर रख देंगे उन फील्ड लाइंस के, तो जितनी लाइंस उसमें से पास कर जाएंगी उस एरिया में से, तो हम ये कहेंगे उस एरिया में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन लिखें, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेता हूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। हम क्या करेंगे कि एक एरिया रखेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। इस एरिया में से जितनी लाइंस पास कर रही हैं वही इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया जो कि उस फील्ड उन लाइंस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है उसमें से जितनी लाइंस पास करेंगी वही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। या हम इसको यूं भी कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी हमने वेक्टर एरिया की बात की थी, यहां पर भी हम वेक्टर एरिया की ही बात करेंगे। तो वेक्टर एरिया क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सरफेस है, इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ क्रॉस विड्थ। लेकिन अगर हम इसके साथ वेक्टर लगा देंगे कि ये वेक्टर एरिया है, जब वेक्टर लगाते हैं तो वेक्टर का मतलब है कि इस एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे लेते हैं कि हम इस एरिया के परपेंडिकुलर, इस एरिया पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रा करते हैं और हम ये कहते हैं कि इस डायरेक्शन में जो इसका एरिया है वो वेक्टर एरिया है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो वेक्टर एरिया है उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स देगा। बात वही करेंगे हम कि ये हमारे पास फील्ड लाइंस है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। हम एक वेक्टर एरिया लेते हैं, मींस कि हमारे पास ये एक एरिया है और ये इसका वेक्टर एरिया, क्योंकि हमने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये देखें कि ये लाइंस इसमें से क्या कर रही है, पास कर रही है। ये तीनों लाइंस इसमें क्या कर रही है, पास कर रही है। तो ये इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस वेक्टर एरिया का। एरिया नहीं, वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या है कि आप एरिया पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो वो एक वेक्टर एरिया बन जाएगा। अब ये देखें कि मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो भी यही है और जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो भी वही है। और जब दो सेम लाइंस एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका जो एंगल है वो 90 बनता है। लेकिन हमने ये कहा कि यहाँ पर जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, हमने सरफेस को परपेंडिकुलर ही रखा है, लेकिन उस सरफेस का जो वेक्टर एरिया बनेगा वो उन लाइंस के पैरेलल बनेगा। यही हम आगे नेक्स्ट आगे मैक्सिमम और मिनिमम फ्लक्स में भी डिस्कस करेंगे। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो वो कुछ इस तरह से आएगा कि फाई बी, फाई फ्लक्स को जाहिर करता है और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका जो फ्लक्स होगा उसको हम फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे और ये इक्वल होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं बी ए कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि दो चीजों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। अगर हम इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर।
टेस्ला मीटर स्क्वायर कैसे आता है, हम इसी के फार्मूले से इसका यूनिट ड्राइव कर लेते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बनेगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। यहां हम इसको वेबर भी कह देते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है, वो वेबर ही है कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड 1 मीटर स्क्वायर में से पास करेगा तो वो 1 वेबर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। यहां पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही लेंगे और वेक्टर एरिया लेंगे। अगर मैं इनका पहले फार्मूला लिख लूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मेरे पास जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है बी ए कॉस थीटा के। बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया और कॉस थीटा बी और ए के दरमियान एंगल। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? मैक्सिमम फ्लक्स तो तब भी होगा जब हम एरिया को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख देंगे कि ये आपका एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके यूं परपेंडिकुलर पास हो। और अगर हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर थीटा 90 होना चाहिए और जो cos 90 है वो तो 0 होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स कब आएगा? तो हमारा जो एंगल है वो 90 का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा कि हमारा जो एरिया है वो वेक्टर एरिया है और अगर आप इस एरिया का वेक्टर एरिया लें तो वो भी इसी डायरेक्शन में ही आ रहा है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी यही है। तो इन दोनों के दरमियान जो थीटा बनेगा वो 0 डिग्री होगा और हम जब इसको यहां पे पुट करेंगे बी ए cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है कि जब एरिया को परपेंडिकुलर रखें। जब परपेंडिकुलर की बात आती है तो हम थीटा को 90 रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि हम यहाँ पे एरिया नहीं वेक्टर एरिया ले रहे हैं और जो वेक्टर एरिया है उसका जो डायरेक्शन बनेगी वो ये बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी यही बनेगी। तो इन दोनों के दरमियान जब एंगल देखेंगे तो वो 0 डिग्री का बनेगा और हम यहाँ पे 90 की बजाय 0 पुट करेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। इसी तरह मिनिमम फ्लक्स है कि मिनिमम फ्लक्स कब होगा कि अगर हम एरिया को पैरेलल रख दें मैग्नेटिक फील्ड्स के, कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और हमने एरिया को क्या किया, इसके पैरेलल रख दिए। फिर यहां पर पैरेलल कब होते हैं? जब एंगल 0 का हो, लेकिन हमने यहाँ पे वेक्टर एरिया लेना है और जब इस एरिया का वेक्टर ड्रा करेंगे तो इसके वो परपेंडिकुलर आएगा। अब देखें मैग्नेटिक फील्ड्स की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है और जो हमारा एरिया है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। एंगल कितना बना? 90 डिग्री का और यही हम यहाँ फार्मूले में पुट करेंगे बी ए cos 90 डिग्री और cos 90 हमारे पास 0 होता है तो हमारा टोटल जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो जब हम एरिया को पैरेलल रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो मिनिमम आएगा। इसी तरह अगर हम एक कर्व सरफेस ले लेते हैं कि हम एक स्क्वायर सरफेस नहीं लेते हैं, हम कोई भी कर्व सरफेस ले लेते हैं इस तरह की, अगर हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे? इसका फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इसको बहुत छोटे छोटे जो है पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कि हर जो पार्ट है वो आपको स्क्वायर नजर आए। इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और हम हर पार्ट का अलग अलग फ्लक्स लेंगे। हम इसको यूं लिखेंगे कि पहले पार्ट का फ्लक्स, दूसरे का, तीसरे का और इसी तरह हम n पार्ट्स तक जाएंगे। मतलब इसके टोटल पार्ट्स अगर हमारे पास n हो, टोटल n पार्ट्स हो तो हम हर पार्ट का अलग अलग फ्लक्स लेके उसको प्लस कर लेंगे या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं समेशन आई बी और जो आपका आई अप्रोचेस है वो 1 से n तक है। आपने n तक पार्ट्स का अलग अलग फ्लक्स लेके उनको प्लस कर लेना है तो आपके पास किसी भी कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। इसके बाद बात आती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमारे पास क्या होती है?
मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास स्क्वायर एरिया होगा तो हम उसको एरिया बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई 3D शेप है तो हम उसका वॉल्यूम लेते हैं। अगर हमारे पास 2D शेप हो तो उसकी जस्ट लेंथ और विड्थ होती है, हम उसको एरिया कंसीडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक 3D आ जाती है जिसके साथ हाइट भी जुड़ जाती है, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो हम उसको कह देते हैं कि इसका वॉल्यूम है, क्योंकि वो 3D है। तो बेसिकली जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास मैस ओवर एरिया आ रही होती है। अगर हम इसका फ्लक्स का फार्मूला देखें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से था कि फ्लक्स इज इक्वल टू BA, मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया के। अगर इस एरिया को मैं इधर लाके डिवाइड कर दूं, B ओवर E, तो आप ये देखें कि ये हमारे पास फ्लक्स है और ये एरिया है, फ्लक्स ओवर एरिया। इसका मतलब है कि ये फ्लक्स की डेंसिटी है, क्योंकि डेंसिटी में हमने यही पढ़ा, मास ओवर एरिया। इसका मास फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साथ में एरिया है, तो हम इसको फ्लक्स डेंसिटी बोल देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे फार्मूले में हमारे पास इस साइड पे मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो हम यहां से मैग्नेटिक फील्ड की ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लक्स ओवर एरिया होता है या फ्लक्स डेंसिटी के इक्वल होता है। अगर हम इसका यहां से यूनिट निकालें तो हमारे पास जो फ्लक्स का यूनिट होता है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। और एरिया का यूनिट भी मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो, हमारे पास टेस्ला ही आ जाता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो इट मींस कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होता है फ्लक्स डेंसिटी के, फ्लक्स पर यूनिट एरिया के। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे या विजिट करेंगे edunput.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।